जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और राजस्थान की बहुत सारी भर्तियाँ आ रही है दोस्तों आने वाले समय में, उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पिछले कुछ समय से चर्चा कर रहे थे। हम राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों इसी चैनल पर, जिसका नाम है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में हमने हमारा जो रास्ता तय किया है वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति की तरफ हमने हमारा रुख तय किया है। उसमें दोस्तों हमने पहला जो चर्चा का विषय बनाया था, पहला टॉपिक वो था राजस्थान की भाषा, बोलियां एवं साहित्य। उसके पश्चात दोस्तों हमने कंप्लीट किया था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और इससे पहले जो हम दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं वो है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। दोस्तों आज हम चर्चा करना चाहते हैं और आज से ही हम चर्चा करना चाहते हैं राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से राजस्थान की अलग अलग भर्तियों में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों हमारी जानकारी का स्रोत प्रामाणिक पुस्तकें रहेंगी, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी है, एनसीईआरटी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं। हमेशा से हमारी जानकारियों का स्रोत प्रामाणिक पुस्तकें ही रही है और अब आगे भी हमारी जानकारियों का स्रोत प्रामाणिक पुस्तकें ही रहेगी। और दोस्तों ये जो राजस्थानी चित्रकला विषय है, इसको कई बार ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया जाता है, और उससे क्या होता है बच्चे इस टॉपिक को समझने में थोड़ी भूल कर जाते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है, और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको प्रश्न करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो लेक्चर के दौरान दोस्तों और आने वाले वीडियो लेक्चर के दौरान मेरा ये प्रयास रहेगा कि एकदम हम क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से राजस्थानी चित्रकला के विषय में संपूर्ण ज्ञान हासिल कर सके, ताकि जब यहाँ से हमारे राजस्थान की भर्तियों में प्रश्न पूछे जाए तो कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो आज जो ये पहला वीडियो लेक्चर है दोस्तों, इसमें हम राजस्थानी भाषा के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सामान्य आज हमारा ये इंट्रोडक्शन रहने वाला है, और इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे वहां से हम एक एक चित्र शैली के बारे में, एक एक चित्रकला के बारे में पर्टिकुलर रूप से पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आज का लेक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मकान बनाने से पहले सर्वप्रथम नींव बनाई जाती है। तो ये आज का जो लेक्चर है, आने वाले लेक्चर के लिए नींव का कार्य करेगा। उस पर हम एक बड़ा इमारत का निर्माण करेंगे, ताकि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई समस्याएं न रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राजस्थानी चित्रकला। दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो विकास माना जाता है, यानी कि जो विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का विकास माना जाता है, वो सन 1500 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं सन 1500 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा का विकास राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध रूप से विकास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध रूप से विकास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का विशुद्ध रूप से जो विकास देखने को मिलता है वो सन 1500 के बाद ही देखने को मिलता है, और ये जानकारी हमें ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो राजस्थानी चित्रकला है इसकी जन्मभूमि किसे कहा जाता है, यानी कि राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहाँ से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। मेदपाट, जिसे वर्तमान में दोस्तों मेवाड़ कहते हैं, मेदपाट या फिर मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का, क्या बोला दोस्तों मैंने, मेदपाट या फिर मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। और दोस्तों ये जो मेदपाट और मेवाड़ में जो चित्र कला या फिर जो चित्र शैली देखने को मिली है वो अजंता शैली से काफी प्रभावित रही है, यानी कि यहाँ की जो शैली रही है दोस्तों वो अजंता शैली से काफी ज्यादा प्रभावित रही है। ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ या फिर मेदपाट को माना जाता है। दोस्तों राजस्थानी चित्रकला पर कौन कौन सी चित्र शैलियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रारंभ में किन किन चित्र शैलियों का प्रभाव था, बाद में किन चित्र शैलियों का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिलता है, इसकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए यहाँ पर।
शुरुआत में दोस्तों जैन, गुजराती और अपभ्रंश, शुरुआत में जैन, गुजराती और अपभ्रंश चित्र शैलियों का राजस्थानी चित्रकला पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद में हमें पता है कि मुगलों का राज भारत पर कायम हो जाता है। तो मुगलों का राज जब संपूर्ण भारत पे या फिर भारत पर कायम हो जाता है, तब उसके बाद में दोस्तों राजस्थानी चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है। मुगल चित्रकला का प्रभाव भी दिखाई देता है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों प्रारंभ में राजस्थानी चित्रकला पर जैन, गुजराती तथा अपभ्रंश चित्र शैलियों का गहरा प्रभाव था। लेकिन कालांतर में राजस्थानी चित्रकला पर मुगल चित्रकला का भी प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद में मुगलों के बाद में कौन आ गए दोस्तों? भारत में ब्रिटिश आ गए, यानी कि अंग्रेजों का राज हो गया। तो हम देखते हैं कि उसके बाद में यूरोपियन उसके बाद में यूरोपियन शैली का भी प्रभाव कभी कभार देखने को मिल जाता है। हालांकि यूरोपियन शैली का इतना अधिक गहरा प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर देखने को नहीं मिलता है। बावजूद इसके कुछ कुछ स्थानों पर और कुछ कुछ चित्र शैलियों में तो यूरोपियन शैली का प्रभाव भी हमें देखने को मिल जाता है। ये जानकारी दोस्तों हमें ज्ञात होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, या फिर राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? 1916 में दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक प्रकाशित की दोस्तों, एक पुस्तक लिखी इन्होंने, उसका नाम है दोस्तों राजपूत पेंटिंग। 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा सन 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी गई। और दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। सन 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी गई और इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया। ये जानकारी दोस्तों में होनी चाहिए। यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला शब्द कहाँ से आया। वास्तव में राजस्थानी जो चित्रकला है, इसके लिए राजस्थानी चित्रकला शब्द देखने को बहुत कम बार मिलता था। इसके लिए राजपूत पेंटिंग शब्द, राजपूत चित्रकला शब्द मिल जाता था, राजपूताना चित्रकला शब्द मिल जाता था, हिंदू चित्रकला शब्द मिल जाता था और भी बहुत सारे इंडियन भारतीय चित्रकला शब्द मिल जाता था। लेकिन राजस्थानी चित्रकला के लिए राजस्थानी चित्रकला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों राय कृष्णदास के द्वारा। किसके द्वारा? राय कृष्णदास के द्वारा राजस्थानी चित्रकला के लिए या फिर इस प्रदेश में जो चित्रकला है उसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान प्रांत में जो चित्रकला है उसके लिए राजस्थानी चित्रकला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राय कृष्णदास के द्वारा किया गया। ये जानकारी दोस्तों हमें निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए, जानकारी में हमारी होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। यानी कि राजस्थानी चित्रकला या फिर राजस्थानी चित्रशैली के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। तो दो ग्रंथ है दोस्तों। एक ग्रंथ है दोस्तों ओद निर्युक्ति वृत्ति और दूसरा ग्रंथ है दोस्तों 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ कब के हैं दोस्तों? ये ग्रंथ हैं सन 1060 के ये ग्रंथ हैं और ये ग्रंथ वर्तमान में कहां पर रखे गए हैं?
ये ग्रंथ है वर्तमान में दोस्तों जीनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर। फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जिनका नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी तथा औद निरुक्ति वृत्ति, जो वर्तमान में जैन भद्रसूरी संग्रहालय में रखे गए हैं। और ये जैन भद्रसूरी संग्रहालय दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। औद निरुक्ति वृत्ति तथा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी को राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। चित्रित ग्रंथ का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कोई ग्रंथ है उसके एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ है और दूसरे पन्ने पर चित्र बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों ये एक ग्रंथ हो गया, हालांकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, एक ग्रंथ हो गया। जैसे अब जैसे ये एक पेज है तो इस एक पेज पे तो लिखा हुआ है कुछ, और दूसरे पेज पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, कुछ चित्र बना हुआ है, और इन्हें कहा जाता है दोस्तों चित्रित ग्रंथ। तो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो कि सन 1060 के हैं, उनका क्या नाम है, औद निरुक्ति वृत्ति तथा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, जो वर्तमान में जीन भद्रसूरी संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करना चाहेंगे राजस्थानी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। क्यों बात करना चाहेंगे, बहुत ही गहरा कारण है दोस्तों। और राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण भी आज ही के दिन हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में क्योंकि हमें पूरे खाली बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसको मैं हटाऊंगा और नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे, इस वजह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब दोस्तों हम राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं उन पर बात करना चाहेंगे। सामान्य तौर पर आप YouTube पर वीडियो लेक्चर देख लेना, राजस्थानी चित्रकला के संबंध में आपको अनेक सारे लेक्चर मिल जाएंगे, अनेक सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं के ऊपर बहुत कम बातचीत होती है। और मैं क्यों करना चाहता हूँ राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बातचीत, वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको क्लियर करूंगा। पहले इसको हम हटा देते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्यों बात करना आवश्यक है दोस्तों एक बात मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं भी राजस्थान सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा बदल भी गया है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं बदला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने लगे हैं जो ट्रेंड से थोड़े हट के हो, जो घिसे पिटे प्रश्न हो उनसे अगर कुछ प्रश्न अलग आते हैं तो वो कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न आते हैं दोस्तों। क्यों आते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने थोड़ा डीप में स्टडी किया है, थोड़ा गहराई में अध्ययन किया है, थोड़ा ढंग से अध्ययन किया है, वही बच्चा उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाता है, वही बच्चा उन प्रश्नों को सोल्व कर पाता है, वही बच्चा सिलेक्शन का हकदार होता है। यानी कि एवरेज बच्चों में और एक्स्ट्रा एवरेज बच्चों में अंतर पैदा करने के लिए आजकल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले जाने लगे हैं एग्जाम में जो कि लीक से हट कर हो, इस वजह से। और दोस्तों एक और बात, जो राजस्थानी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, RAS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम चर्चा कर ही लेते हैं इतनी बात करने के बाद में। जैसे आपके प्रश्न आ ही जाता है दोस्तों, एक सामान्य प्रश्न, निम्न में से राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है। अब आपने पूरा चित्रकला पढ़ लिया लेकिन विशेषता नहीं पढ़ा, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे इस प्रश्न को, तो यहाँ पर समस्या पैदा हो जाती है। इस वजह से बात करना आवश्यक है। विशेषताएं,
विशेषताएं बिल्कुल बात करेंगे। पहली विशेषता में लिख सकते हैं दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का लोक जीवन से जुड़ाव देखने को मिलता है। लोक जीवन से जुड़ाव देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे नहीं है कि राजस्थानी चित्रकला काल्पनिक पात्रों को, काल्पनिक कहानियों को कहने में ज्यादा विश्वास रखती है, बल्कि हालांकि कहती भी है, लेकिन उसके साथ राजस्थानी चित्रकला में इस बात की भी हमें प्रासंगिकता देखने को मिल जाती है कि लोक जीवन से जुड़ाव जरूर होना चाहिए, यानी कि जो लोग इस परिवेश में रह रहे हैं उनसे संबंधित चित्रकला भी हमें राजस्थानी चित्रकला की विशेषता के तौर पर देखने को मिल जाती है। यानी कि लोक जीवन से जुड़ाव राजस्थानी चित्रकला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है दोस्तों भाव प्रवणता। भाव प्रवणता यानी कि जो भाव है, व्यक्ति है, विचार होंगे, विचार है, भाव होंगे, उन भावों का किस प्रकार से चित्रांकन किया जा सके, ये हमें राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिल जाता है। यानी कि व्यक्ति के भावों का भी चित्रांकन देखने को मिल जाता है। भाव जो कहे नहीं जा सकते, भाव केवल समझे जा सकते, उनका भी अगर चित्रांकन कहीं देखने को मिलेगा आपको तो राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलेगा। तो भाव प्रवणता देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अलावा विषय वस्तु की विविधता, विषय वस्तु की विविधता, विषय वस्तु की विविधता, इसका क्या मतलब है? विषय वस्तु की विविधता का तात्पर्य दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि राजस्थानी चित्रकला केवल किसी एक विषय पर ही केंद्रित हो, जैसे श्रृंगार पर ही केंद्रित हो, या फिर युद्ध के जो चित्र होते हैं उन पर ही केंद्रित हो, या फिर नायक नायिका पर ही केंद्रित हो, या फिर जो अवतार हैं जैसे कृष्ण है, राम है, इन्हीं की लीलाओं को दर्शाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजस्थानी चित्रकला में विषयों की विविधता हमेशा देखने को मिलेगी। श्रृंगार भी मिलेगा तो युद्ध का चित्रांकन भी मिलेगा, लोक जीवन से जो जुड़े हुए संत हैं उनका भी मिलेगा दोस्तों चित्रांकन, अवतारों का भी मिलेगा, नायक नायिकाओं के भी चित्र मिलेंगे। ऐसे दोस्तों बहुत सारे इसमें विषयों की कमी नहीं है हमारे राजस्थान में, क्योंकि भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, इस वजह से विषयों की कमी है नहीं, तो विषयों की विविधता सहज ही राजस्थानी चित्रकला का भाग बन जाती है। ये भी विशेषता है दोस्तों, विषय वस्तु की विविधता। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे देश काल से अनुरूपता। देश काल से अनुरूपता, इसका क्या तात्पर्य हो गया? देश काल से अनुरूपता, देश काल से अनुरूपता का मतलब है दोस्तों जो समय चल रहा है उस समय की परिस्थितियों का चित्रांकन किया गया है राजस्थानी चित्रकला में। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है उन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। जो उस समय की परिस्थितियां थी, जो उस समय का व्यवहार था, दर्शन था, जीवन था, विज्ञान था, उन सभी परिस्थितियों के, यानी कि उस समय का जो देश काल परिस्थितियां थी उनका भी चित्रांकन देखने को राजस्थानी चित्रकला में हमें मिल जाता है। लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, देश काल से अनुरूपता। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य तथा नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का, नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण। अब दोस्तों चित्रण में और सजीव चित्रण में क्या अंतर है? चित्रण तो एक सामान्य है, मैं भी चित्र बना सकता हूँ, आप भी बना सकते होंगे, ये कोई विशेष बात नहीं। सजीव चित्रण का मतलब ऐसा है दोस्तों कि अगर किसी कलाकार ने चित्र बनाया है, कोई जैसे प्रकृति का कोई दृश्य का चित्र बनाया है, तो ऐसा लगता है जैसे वो वास्तव में वहां से झरना गिर रहा है, वास्तव में वनस्पति खिल रही, वास्तव में पुष्प खिल रहे, ऐसा लगता है कि वो चित्र नहीं है, जैसे वास्तविक हो। तो इसे कहा जाता है सजीव चित्रण। नारी सौंदर्य, बड़ी ठनी को कौन नहीं जानता दोस्तों, बड़ी ठनी से कौन परिचित नहीं है, जिसे मोनालिसा भी कहा जाता है, भारत की राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है दोस्तों। और मैं तो यूँ कहूँगा कि सुंदरता के मामले में और जिस प्रकार से नारी सौंदर्य को उकेरा गया है, बड़ी ठनी कहीं आगे हैं, किससे? मोनालिसा वाली पेंटिंग से भी। तो नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजस्थानी चित्रकला में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भक्ति
प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण। इसके अलावा दोस्तों भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण, भक्ति व श्रृंगार का सजीव चित्रण भी अगर कहीं पे देखने को मिलता है तो वो राजस्थानी चित्रकला में आपको देखने को मिल जाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव चित्रण, देश काल से अनुरूपता, विषय वस्तु की विविधता, भाव प्रवणता, लोक जीवन से जुड़ाव। इसके अलावा दोस्तों चटकीले व चमकदार रंगों का विशिष्ट संयोजन, चमकीले व चटकदार रंगों का विशिष्ट संयोजन भी राजस्थानी चित्रकला की एक विशेषता है। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला में हमें चटकीले यानी कि आंखों को आकर्षित करने वाले और चमकदार शाइनिंग वाले रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन चटकीले और चमकदार रंग ही नहीं है, इनका जो विशिष्ट संयोजन है यानी इनका जो विशिष्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो राजस्थानी चित्रकला को बहुत ही विशेष बना देता है। एक और विशेषता हम लिखना चाहेंगे दोस्तों, मानव भावों के अनुसार ऋतुओं का चित्रण, मानव भावों के अनुसार ऋतुओं का चित्रण। इसका क्या तात्पर्य होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, मानव भावों के अनुसार ऋतुओं का चित्रण। ऋतुओं का चित्रण तो अनेक सारी चित्रकलाओं में देखने को हमें मिल जाएगा। राजस्थानी चित्रकला में ऋतुओं के चित्रण के संबंध में विशेष बात क्या है, विशेष बात है दोस्तों, मानव के भावों के अनुसार ही ऋतुओं का चित्रण देखने को मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति हताश है, निराश है और वो किसी नदी के किनारे बैठा है, तो उस समय जो ऋतुएं हैं या फिर उस समय जो जिस परिवेश का चित्रांकन किया जाएगा, उस व्यक्ति का जो भाव है, जैसे उदासी भरा है तो उदासी भरा ही उस पूरी की पूरी पेंटिंग आपको दिखेगी। फूल मुरझाए हुए दिखेंगे, नदी का पानी थोड़ा छिछला हुआ दिखेगा, वृक्ष के पत्ते पतझड़ होता हुआ दिखेगा आपको। तो जो व्यक्ति के मनोभाव है दोस्तों, वो प्रकृति भी कहना चाहती है। इस प्रकार का जो विशेषता है वो राजस्थानी चित्रकला में हमें देखने को मिल जाती है। व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, पुष्प खिले हुए होंगे, झरने गिर रहे होंगे, पेड़ों की पत्तियां खिलखिला रही होगी, नदियां कलकल बह रही होगी। तो ये जो चित्रांकन है दोस्तों, ये राजस्थानी चित्रकला को बहुत विशेष बना देता है। यानी कि मानव के अंदर जो भाव है उनको ऋतुओं के साथ कैसे ढाला जाए, उनका कैसे चित्रांकन किया जाए, ये राजस्थानी चित्रकला की बहुत ही अनोखी और विशिष्ट बात है। ये जानकारी दोस्तों हमें निश्चित तौर पर होनी चाहिए। यानी कि हमने लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, देश काल से अनुरूपता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव चित्रण, चमकीले व चटकदार रंगों का विशिष्ट संयोजन, मानव भावों के अनुरूप ऋतुओं का वर्णन, ये राजस्थानी चित्रकला की बहुत ही शानदार विशेषता है। अब दोस्तों आपके प्रश्न आ जाता है, जैसे कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन लोक जीवन से जुड़ाव, दूसरा ऑप्शन भाव प्रवणता, तीसरा ऑप्शन विषय वस्तु की विविधता, चौथा ऑप्शन देश काल के विपरीत। तो फिर आप क्या लगाओगे, देश काल के विपरीत। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इस वजह से मैंने इस पॉइंट को भी कवर किया। इसमें कुछ समय हमारा जरूर खर्च हुआ है, लेकिन ये जो समय खर्च हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय खर्च हुआ है और ये समय वाकई में उपयोगी समय है, व्यर्थ खर्च नहीं किए हैं दोस्तों हमने। अब लास्ट चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर की हम करके इस वीडियो लेक्चर को अंत करना चाहेंगे। राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण किया गया है वो भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल में विभाजित किया गया है। उनका नाम लिख लेते हैं और फिर उनकी चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फिर इसको साफ करके हमारा जो आज की चर्चा का अंतिम पॉइंट है उसको डिस्कस करके आज की वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। आप भी बोर हो रहे होंगे, हो रहे हो क्या बोर? बोलो भाई, कैसे बोलिए।
बोर होते हो क्या आप पढ़ते टाइम पे, कोई वीडियो लेक्चर देखते टाइम पे? हालांकि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं जैसे राजस्थान के इतिहास है, कला संस्कृति है, टॉपिक ही ऐसे हैं दोस्तों, थोड़ी बोरियत हो ही जाती है, कम इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है व्यक्तिगत तौर पे कि इनको जितना रुचिकर हो उतना बनाया जाए, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से। लेकिन कहानी और किस्सा उस हद तक भी ना हो कि हम हमारे विषय से ही भटक जाए। हम हमारे विषय पर, हम हमारे विषय के केंद्र पर रहते हुए कुछ किस्से कहानियों के माध्यम से राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज की चर्चा का जो अंतिम विषय है दोस्तों वो है वर्गीकरण। यानी कि राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों, इसको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 स्कूल के अंदर विभाजित किया गया है। कितने स्कूल के अंदर? 4 स्कूल के अंदर विभाजित किया गया है। पहला स्कूल है दोस्तों मेवाड़ स्कूल। दूसरा स्कूल है दोस्तों मारवाड़ स्कूल। तीसरा स्कूल है दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल। और चौथा स्कूल है दोस्तों हाड़ौती स्कूल। दोस्तों यहाँ पर स्कूल का अर्थ विद्यालय नहीं है, स्कूल का अर्थ है वर्गीकरण। यानी कि स्कूल को हम कह सकते हैं परंपरा या फिर संप्रदाय विशेष की संज्ञा कैसे दी जा सकती है, या फिर शैली बोल दो, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। तो स्कूल का अर्थ यहाँ पर विद्यालय नहीं है। हालांकि आप सभी विद्वान व्यक्ति हो, आपको तो निश्चित तौर पर जानकारी होगी, फिर भी मैंने आपके साथ ये जानकारी भी साझा कर दी। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूल में विभाजित किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल तथा हाड़ौती स्कूल। अब दोस्तों ये जो स्कूल है वास्तव में ये शैलियाँ ही हैं, इनका भी आगे फर्दर विभाजन किया गया, आगे इनकी भी उपशैलियाँ हैं। कैसे हैं? जैसे मेवाड़ स्कूल की कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं? तो एक तो है इसकी दोस्तों उदयपुर उपशैली, उदयपुर है इसकी एक उपशैली। एक है दोस्तों नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में है। एक है दोस्तों देवगढ़। एक है दोस्तों चावंड। ठीक है, चावंड, उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और चावंड मेवाड़ स्कूल की 4 उपशैलियां हैं। ये क्या है दोस्तों? उपशैलियां। मारवाड़ स्कूल की कौन कौन सी उपशैलियां हैं दोस्तों? इसमें है जोधपुर, दूसरी है दोस्तों जैसलमेर, तीसरी है दोस्तों बीकानेर, फिर है प्यारे दोस्तों नागौर। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और एक है दोस्तों किशनगढ़। और दोस्तों किशनगढ़ मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन किशनगढ़ से बनीठनी का संबंध है और बनीठनी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग मानी जाती है। ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? एक आ जाएगा इसमें जयपुर और आमेर। तो दोस्तों जयपुर में ही सही, तो आमेर जयपुर एक ही बात हो गई है ना। दूसरा आ जाएगा अलवर, तीसरा आ जाएगा इसमें उनियारा। कौन सा यारा बताओ भाई? उनियारा। एक आ जाएगा दोस्तों इसमें शेखावटी। जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी 4 उपशैलियां ढूंढाड़ स्कूल में है। हाड़ौती स्कूल में कौन सी है दोस्तों? तो बूंदी एक रियासत थी, फिर बूंदी से विभाजित हुआ कौन? कोटा। फिर कोटा से झालावाड़ सिंह ने किसको विभाजित किया? झालावाड़ को।
यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि हाड़ौती स्कूल में बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये 4 उपशैलियाँ हैं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, अच्छी चीज़ है। हाँ, और देखो यार दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला था कि मैंने आपसे क्या बोला है कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। इन स्कूल में भी जो दोस्तों शैलियाँ हैं उनको उप शैलियों के रूप में आगे और विभाजित किया गया है। जैसे मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ उपशैलियाँ। ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी और हाड़ौती में बूंदी, कोटा और झालावाड़। दोस्तों यहाँ तक की चर्चा के साथ आज के हम हमारे इस वीडियो लेक्चर को भी बाइंड अप करना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी चर्चा रहेगी, पहला स्कूल हम लेंगे चर्चा का मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में हम उदयपुर उपशैली के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। अगर दोस्तों आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा हो तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दे दूं, राजस्थान इतिहास के अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हो राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। जैसे किसान आंदोलन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेवाड़ का जो गोइल वंश है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जयपुर का कच्छवा राजवंश है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं दोस्तों, 100 से अधिक वीडियो लेक्चर हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। राजस्थान के लोक देवता, ऐसे ऐसे लोक देवता जो कोई पढ़ाता भी नहीं है वो भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है। 9 वीडियो लेक्चर उसके मिल जाएंगे आपको इसी चैनल पर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर, और उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। संत और संप्रदाय की भी प्लेलिस्ट है दोस्तों, और राजस्थानी भाषा, बोलियाँ और साहित्य की भी प्लेलिस्ट है। तो आप अपनी जानकारी को अच्छा करने के लिए, प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर अपनी जानकारी को और मजबूत बनाने के लिए अगर आपको आवश्यकता हो तो उन वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। इस वीडियो लेक्चर को अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।